सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं रिंकल कामरा आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी और आज उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कमेटीज पंचायत की जो बनी थी और आज हम जानेंगे जब इसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल जाता है तो क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो चालू करते हैं पंचायती राज सिस्टम। एक बात और ध्यान रखना, इसको बोल देते हैं ग्रास और रूट डेमोक्रेसी। भाई हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है तो आप बोलोगे पंचायती राज सिस्टम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे निचली चीज़ है वो है गांव, और वहाँ पर गवर्नमेंट का आना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनना, इस वजह से क्या बोल देते हैं हम? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। क्लियर है? उसके बाद देखो, अगर मैं पंचायती राज सिस्टम की बात करता हूँ, पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट चल रही है और इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है किस अमेंडमेंट एक्ट से भाई? 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 1993 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 1993 में। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज सिस्टम भारत में लागू हो जाता है। ये बात हमको अच्छे से पता है, जो पंचायत विषय है वो संविधान की स्टेट लिस्ट का मैटर है। स्टेट कुछ संवैधानिक बना दिया गया और साथ साथ बोल दिया गया कि ये पावर स्टेट्स के पास है, वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है। क्लियर है? अब अगर इसको संविधान में जोड़ा गया तो संविधान के किस शेड्यूल में इसका नंबर आता है? 11वां शेड्यूल। टॉपिक में मैंने आपको याद भी अच्छे से करवाया था कि 11 का प्रसाद चढ़ाएंगे और पंचायत बनाएंगे, गांव का उद्धार करेंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस पार्ट में इसको हिस्सा मिला तो बोलेंगे पार्ट नंबर 9 में। पार्ट 8 मैंने इससे पहले ख़त्म किया था, अब पार्ट 9 की ही बात है। और पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आर्टिकल है 243 से लेकर 243O तक। आर्टिकल नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 243A 243B इस तरह से कर O तक है। ठीक है, 243O के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स की बात की गई है, क्या क्या उनके पास विषय रहेंगे काम करने के, और वो कितने विषय हैं तो याद रखेंगे। दे आर 29 सब्जेक्ट्स मेंशन इन द आर्टिकल 243O अबाउट पंचायती राज। यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक पंचायत का मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। दूसरा, एक अगर हम बात करें सरपंच की बात कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी की मैं, एक सरपंच गांव का होगा, जो उस गांव का हेड रहेगा वो भारत का नागरिक हो और साथ में ही और सी मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर। उस पर कोई 2 साल से ज़्यादा मुकदमा दर्ज ना हो, उस टाइम वो कोई लाभ पद पर ना हो, देन ही हैव द एलिजिबिलिटी टू बिकम द सरपंच। क्लियर है? यहाँ पर आर्टिकल 243D इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजर्वेशन की बात की गई है। क्या की गई है? आरक्षण रहेगा पंचायत के अंदर। किस किस का? सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन्स का। पूरे 3 गवर्नमेंट है, एक है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। वुमेन का रिजर्वेशन केवल इस लेवल पर ही है। एससी का रिजर्वेशन होगा, एसटी का रिजर्वेशन होगा। इसका रिजर्वेशन कम से कम 1/3 होगा। और एससी और एसटी का रिजर्वेशन वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से रहेगा। अब योग्यताएं पूरी हो गई तो अब पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, यानी टेन्योर या टर्म कितना होगा। एक पंचायत का जो टेन्योर कितना रखा गया है भाई? 5 साल। अगर पंचायत
5 साल से पहले भंग हो जाती है, सरपंच की मृत्यु हो जाए या सरपंच रिजाइन कर दे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट को उसी राज्य के निर्वाचन आयोग को 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। मतलब इफ पंचायत डिसॉल्व अर्लियर देन देयर मस्ट बी इलेक्शन विद इन द 6 मंथ्स। क्लियर है? क्योंकि पहले क्या होता था, ये संवैधानिक बना दिया गया। पहले क्या होता था पंचायत के अंदर कि सरपंच की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र ही बन जाता था, क्योंकि सिस्टम वो नहीं था। अब लेकिन बोला गया इफ पंचायत डिसॉल्व अर्लियर देन देयर मस्ट बी इलेक्शन विद इन द 6 मंथ्स। क्लियर है? अब इस पंचायत के इलेक्शन कौन कराएगा? ठीक है, तो उसके लिए एक निर्वाचन आयोग बनाया गया। डेट निर्वाचन आयोग इज कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। याद रखना, जो विधानसभा का चुनाव होता है ना, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, उसको कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही। आर्टिकल 324 में हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जो पंचायत के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन कौन सा बना था, उसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब एक गांव को फंडिंग की जाएगी, भाई हम टैक्स पे करते हैं सभी, तो उस टैक्स का कितना पैसा राज्य गांव के पास पहुंचे, उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उस आयोग का नाम होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब एक बात ध्यान रखना आप, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और कमिश्नर या आप मेंबर बोलो, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय, वो सभी अपॉइंट किए जाएंगे उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कैसे काम करेगा ये हमको अच्छे समझ आता है। दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 163। समझा चुका हूँ टॉपिक गवर्नर के अंदर, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं। एक क्वेश्चन आप काफ़ी बार सुनते हो, डेट इज कॉल्ड ग्राम सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 बार SSC में क्वेश्चन आ चुका है। देखो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में फर्क है। अगर हम बात करें ग्राम सभा क्या है, गांव के वो सभी व्यक्ति, ध्यान देना, जिसका उस गांव की वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड है। मैंने बोला ग्राम सभा इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ वोटर्स इन अ वोटर लिस्ट। गांव के वो सभी व्यक्ति जिसका गांव की वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड है, वो अपने गांव की ग्राम सभा का हिस्सा है। यानी एक ग्राम सभा का मेंबर कब बनेगा, हमको अच्छे से पता है। हमारा वोट कितनी एज बन जाता है, 18 साल में। ये ग्राम सभा एग्जाम में बहुत बार आया। ये एक प्रतीक दिखाता है कि भारत में लगभग एक लेवल पर हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? स्विट्जरलैंड बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। हमारे यहाँ भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इनडायरेक्ट है, क्योंकि जब लॉज बनाए जाते हैं तो लोगों से डायरेक्टली वोट नहीं की जाती है। लॉज बनाने के अंदर भी पीपल पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, दैट डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ग्राम सभा, गांव के सभी व्यक्ति हैं, अक्सर देखते हैं गांव के अंदर सभी बैठकर आप ये डायरेक्टली ग्राम सभा के जितने मेंबर हैं डायरेक्टली पंचायत से बात कर सकते हैं। क्या हम एमएलए से बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पीएम से? नहीं। लेकिन ग्राम सभा के डायरेक्टली सदस्य जो लॉज बनाते हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किससे? सरपंच से बिल्कुल डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यानी पंच से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इससे हमें एक बात समझ आता है कि ग्राम सभा में लगभग हम कौन सी डेमोक्रेसी देखते हैं भाई? डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, एक होता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ग्राम सभा में हम देखते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी।
भागीदारी लोकतंत्र मतलब लोग खुद सारा काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहा है हर व्यक्ति, लॉ बनाने में, मेंबर चुनने में, हर एक का पार्टिसिपेशन है। इस वजह से ग्राम सभा को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्लियर है ना? भागीदारी लोकतंत्र, डेट इज कॉल्ड ग्राम सभा। नाउ एक है राइट टू रिकॉल, काफी न्यूज में रहता है, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना पर उम्मीद है। इसका मतलब है दोबारा से बुला लेने का अधिकार। आपने एक एमपी चुना, क्या उसको आपने ही चुना, क्या आप उसको हटा सकते हो? बिल्कुल नहीं हटा सकते भाई। हमने 5 साल के चुना कि हमारे लिए काम करेगा, लेकिन अब वो हमारे जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बीच में नहीं हटा सकते। अगर बीच में हटा पाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू रिकॉल। ऐसा पंचायती स्तर पर देखा जाता है। ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, कोई स्टेट चाहे तो राइट टू रिकॉल कर सकती है। राइट टू रिकॉल एट द लेवल ऑफ पंचायत विच वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड बाय मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ ने भी, बिहार ने भी राइट टू रिकॉल को इंप्लीमेंट किया है। क्लियर है? यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हम बनते थे वो हमने सब बात की। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? म्युनिसिपैलिटी की। थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, नगरीय स्वशासन, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, नगरीय स्वशासन संविधान में, या इसको हम बोल देते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। संविधान के अंदर टाइम है पीवी नरसिम्हा राव का ही, और इसको अमेंड किया गया संविधान को 74th Constituent Amendment Act 1992 at the time of PV Narasimha Rao government, and also that was also implemented in 1993 in July। ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज की मैं बात करूं, अगर संविधान में जोड़ा गया तो किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो शेड्यूल नंबर 12। किस पार्ट में जोड़ा गया? ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, 9A में। और पार्ट के अंदर क्या होते हैं? बोलो भाई, आर्टिकल्स होते हैं। किस आर्टिकल में? 243 ओ तक तो पंचायत था, ओ के बाद क्या आता है? पी। 243 जेड जी, जेड ए, जेड बी, जेड सी। आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने विषय हैं? ठीक है, तो विषय हैं इसके अंदर कितने? 18। जितनी रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट में है इतने रिजर्वेशन यहाँ भी रहेगी। कार्यकाल 5 साल होगा। इलेक्शन कमीशन ही, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन ही वित्त आवंटन करेगा। वो सभी प्रोविजन जो पंचायत के वो भी यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पर जो नगरीय स्वशासन है इसके 3 लेवल बनाए गए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सबसे पहले होती है नगर पंचायत, एक गांव से, ठीक है, या नगर पालिका भी आप बोल सकते हो। एक गांव से, गांव बहुत बड़ा हो गया है और उसको नगर के अंदर लेकर आना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। मतलब पॉपुलेशन नियर अबाउट 10,000 कम्स अंडर द नगर पंचायत। अगर इसकी पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, या किसी पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं नगर परिषद या नगर कौंसिल भी आप बोल सकते हो, नगर कौंसिल या नगर परिषद हिंदी में बोल देते हैं, 30,000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो किसमें किया जाए कंसिडर? नगर परिषद में। जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो बोल देते हैं क्या? नगर निगम। ठीक है, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मोर देन 1 लाख। ये हर बुक में पॉपुलेशन क्राइटेरिया अलग दिया है, स्टेट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करता है। बेसिक आइडिया यही होता है। इनके जितने भी मेंबर होंगे, ध्यान देना, जितने भी मेंबर होंगे वो डायरेक्टली चुने जाएंगे। मतलब सीधा डायरेक्टली वोट की जाएगी इनके द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन जो इनके चेयरमैन होंगे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनके चेयरमैन होंगे ना वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। इट विल डिसाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानमंडल तय करता है कि जो इनके चेयरमैन हैं वो डायरेक्टली चुने जाएंगे या इनडायरेक्टली चुने जाएंगे।
और नगर निगम का पहला सिटीजन कहलाता है क्या? मेयर। क्या कहलाता है? मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ नगर निगम या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। डेट इज अबाउट टॉपिक म्युनिसिपैलिटी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी और जितनी भी बात मुझे लगता है कि वनडे एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट है वो सभी बात हमने की है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।